गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई एम सुरेंद्र बदान फ्रॉम एनपी स्कूल। आज हम चर्चा करेंगे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के बारे में, चुनावी राजनीति के बारे में। आपको पता है इलेक्शंस क्या होते हैं, क्यों करवाए जाते हैं? आपने देखा होगा अपने एरिया के अंदर जो है हर 5 साल के बाद इलेक्शंस होते हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर के लिए होते हैं, चाहे वो लोकसभा के इलेक्शन है या राज्यसभा इसके विधानसभा के इलेक्शंस हैं। वो इलेक्शंस होते हैं, क्यों होते हैं, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। और वो किस तरह से होती है, उसकी प्रक्रिया क्या होती है, कितने प्रकार के इलेक्शंस होते हैं। आज हम चर्चा करेंगे उसी सारे टॉपिक के ऊपर के कितने टाइप के इलेक्शंस होते हैं। सबसे पहले हमें इलेक्शंस के बारे में पता होना चाहिए कि क्या इलेक्शंस होते हैं और क्यों होते हैं। इलेक्शन करवाने में किसकी इंपॉर्टेंस होती है, किसकी भूमिका ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, उसके बारे में भी बताऊंगा मैं आज आपको। इलेक्शंस की क्या मेरिट्स होती हैं और क्या डीमेरिट्स होती हैं, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो कुछ एक चीज़ें हैं जो इलेक्शन से रिलेटेड हैं। इसी में से सबसे पहले आपको बता दूं मैं कि इलेक्शंस क्या होते हैं। जो चुनाव है वो क्या होते हैं। पीपल चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव बाय वोटिंग। लोग जो होते हैं वोटिंग के थ्रू जो होते हैं अपना प्रतिनिधि चुनकर आगे भेजते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि गांव के अंदर इलेक्शंस होते हैं तो हम सरपंच के लिए, मेंबर के लिए इलेक्शंस लड़ते हैं और उसके बाद जो होता है वो जीतने के बाद वो सरपंच बनता है, कोई मेंबर बनता है। उसी तरह से विधानसभा के अंदर एमएलएस बनते हैं और लोकसभा के लिए एमपीज बनते हैं। तो वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो हमारे द्वारा चुनकर, लोगों के द्वारा चुनकर जो होते हैं आगे जाकर वर्किंग करते हैं। तो इलेक्शंस क्या होता है, लोग अपने वोट के आधार पर जो है अपने प्रतिनिधि को, अपने नेता को चुनते हैं और वो नेता पार्लियामेंट में जाकर रूल बनाता है, रूल करता है। किसके बिहाफ पर? लोगों के बिहाफ पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है टाइप ऑफ इलेक्शंस। टाइप ऑफ इलेक्शंस में 3 प्रकार के इलेक्शन आते हैं बेटा। इलेक्शंस के प्रकार जो मेजर 3 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 कौन सा होता है? फर्स्ट वन होता है जनरल इलेक्शंस। जनरल इलेक्शन जिसको हम आम चुनाव कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? आम चुनाव या साधारण जो चुनाव होते हैं उसको कहा जाता है। ये आम चुनाव क्या होते हैं? ये 5 साल के बाद होते हैं प्रत्येक में। ये 2 प्रकार के इलेक्शंस होते हैं। एक मैंने आपको बताया था, फर्स्ट किसके लिए होता है? विधानसभा के लिए, विधानसभा के लिए। और दूसरा जो होता है वो लोकसभा के लिए होता है। लोकसभा और विधानसभा के लिए। विधानसभा क्या होता है? विधानसभा होता है हमारी स्टेट से रिलेटेड, जो हमारी स्टेट है, जो हमारा राज्य है उससे रिलेटेड। यहाँ पर जो भी मेंबर चुने जाते हैं उनको क्या बोला जाता है? एमएलए बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एमएलए मीन्स मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। क्या मतलब होता है इसका? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ये हमारे किसी एरिया के अंदर, पूरा जो निर्वाचन क्षेत्र में बांटा जाता है पूरे एरिया को, उन निर्वाचन क्षेत्रों से अलग अलग क्षेत्र से अपना एक रिप्रेजेंटेटिव जो है लोग चूज करते हैं। और ये जो होता है एमएलए बनकर, जो जीतता है वो एमएलए बनकर जो होता है पार्लियामेंट में जाता है और वहां पर गवर्नमेंट का निर्माण करके जो लोगों के भले के लिए कार्य किए जाते हैं। दूसरा होता है लोकसभा। ये पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए होता है, जहां पर केंद्र सरकार बनाई जाती है। इसके मेंबर्स को, ये पूरे कंट्री के लिए होता है, पूरे कंट्री के लिए होता है, पूरे देश के लिए होता है। इसके मेंबर्स को क्या बोला जाता है? एमपीज बोला जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी लोकसभा के सदस्य, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोला जाता है। तो ये आम चुनाव जो होते हैं लगभग 5 साल के बाद होते हैं। प्रत्येक एक बार अगर कोई सरकार बन गई, देखो सरकार बनाने के लिए क्या चाहिए? पूरी सरकार बनाने के लिए हमें जो है कुछ सीटों की आवश्यकता होती है। जैसे मैं पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट की मैं बात करता हूँ, हमारी कंट्रीज के लिए। अब कंट्रीज के लिए जो लोकसभा के लिए जो इलेक्शन होते हैं तो पूरे भारत को क्या है 543 कॉन्स्टिट्यूशन में बांटा गया है, 543 निर्वाचन क्षेत्रों में। अब 543 जो इलेक्शंस होते हैं जहां पर उसमें किसी भी पार्टी को, देखिए राष्ट्रीय पार्टियां होती हैं कुछ जो बड़ी पार्टियां, उनमें से जैसे कांग्रेस है, बीजेपी है, बसपा है, जनता दल है, ये कुछ एक बड़ी पार्टियां होती हैं जो इलेक्शंस लड़ती हैं और उनके साथ उनकी सहयोगी पार्टियां भी होती हैं। तो 543 में से जो सीट इसकी एक हाफ से ज्यादा 272 सीटें जो पार्टी लेती है या जो गठबंधन लेता है 272 सीटें, वो पार्टी जो होती है वो इलेक्शन जीतने के बाद सरकार बनाती है। अगर कई बार 272 सीटें मान लीजिए किसी एक बड़ी पार्टी को नहीं आई, लेकिन तो जो सबसे बड़ी पार्टी होती है वो क्या करती है? वो दूसरी पार्टी के साथ गठबंधन करके अपनी सरकार बनाती है। तो जिस भी पार्टी के पास 272 प्लस सीटें हो जाती है वो अपने पूरे 5 साल पूरे करती है। और 5 साल के बाद जो चुनाव होते हैं उनको क्या बोला जाता है? जनरल इलेक्शन, यानी आम चुनाव बोला जाता है। तो भारत के अंदर पहला आम चुनाव जो था वो कब हुआ था? आपको याद होगा 1952 ईस्वी में हुआ था। हालांकि भारत आजाद जो था वो 1947 में हुआ था। 1947 से लेकर 1951 तक का जो रूल था वो भारत के अंदर रूल रहा था श्री राजगोपालचारी का। जिस तरह से गवर्नर जनरल ब्रिटिशर्स के थे
उसी तरह सी राजगोपालचारी जो थे वो गवर्नर जनरल बनकर भारत के अंदर उन्होंने रूल किया था। लेकिन 1952 के बाद जो है भारत के अंदर पहली बार जनरल इलेक्शन हुआ, उसके बाद से लगातार 5 साल के बाद हमारे देश में जनरल इलेक्शंस होते आ रहे हैं। दूसरे इलेक्शंस होते हैं मिड टर्म इलेक्शन, यानी मध्यवर्ती चुनाव। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कोई पार्टी को सरकार बनाने के लिए 272 सीटें देश के अंदर चाहिए। अब किसी पार्टी की सपोज 272 सीटें नहीं आ पाती हैं और 272 नहीं आने के बाद भी वो सरकार बना लेते हैं, कुछ गठबंधन करके किसी 2 पार्टियों से 3 पार्टियों से मिलकर जो है वो सरकार बना लेते हैं, 272 प्लस सीटें हासिल कर लेते हैं। लेकिन फिर क्या होता है बीच में मिड सेशन के अंदर, ड्यूरिंग द सेशन 5 साल के बीच में अगर किसी भी पार्टी ने जिसने उसको उसके साथ जो है गठबंधन किया है, उन्होंने अपना समर्थन जो है वो वापस ले लिया, अपनी मेजोरिटी जो है वो वापस ले लेते हैं, तो सरकार यहाँ पर क्या करती है, प्रेसिडेंट जो होता है, सरकार जिसकी सरकार होती है उसको टाइम देती है कि आप अपनी मेजोरिटी जो है अपना बहुमत जो है वो सिद्ध करो। अगर वो पार्टी बहुमत सिद्ध नहीं कर पाती है तो वो पार्टी जो होती है, वो सरकार जो होती है वो फिर गिर जाती है, तो उसके खिलाफ जो है अविश्वास प्रस्ताव पास होता है, वो गिर जाती है। गिरने के बाद जो दोबारा इलेक्शंस होते हैं उनको मिड टर्म इलेक्शंस बोला जाता है, यानी मध्यवर्ती चुनाव। ये 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 4 साल के बाद, कभी भी 5 साल कंप्लीट होने से पहले जो इलेक्शंस हो जाते हैं उसको मिड टर्म इलेक्शंस बोला जाता है। तीसरे प्रकार के जो इलेक्शंस आते हैं उनको बोलते हैं बाई इलेक्शंस। कौन से होते हैं? बाई इलेक्शंस। बाई इलेक्शन को हम क्या बोलते हैं? उपचुनाव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उपचुनाव। ये कौन से इलेक्शंस होते हैं? ये वो इलेक्शंस होते हैं जैसे सपोज कोई भी मंत्री जो है, कोई जो मंत्री बना है, कोई भी कैंडिडेट जो होता है वो 2 सीटों से एक साथ इलेक्शन लड़ते हैं। मान लीजिए जैसे एक सीट से कहीं से लड़ा और दूसरी सीट से भी कहीं से लड़ा, और वो दोनों ही सीटों पर जो होता है वो विनर है, दोनों ही सीटों पर वो जो है वो जीत गया है। जीतने के बाद क्या है, उसको एक सीट अपनी खाली करनी पड़ेगी, कहीं से भी वो एक सीट खाली कर सकता है। अब अगर दोनों में से एक सीट से वो हार गया और एक सीट से जीत गया तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो दूसरी सीट से हार गया। लेकिन अगर वो दोनों ही सीटों से जीता है तो उसको एक सीट खाली करनी पड़ती है। मान लीजिए उसने ये सीट खाली कर दी, तो सीट खाली करने के बाद वहां पर इलेक्शन होंगे, उस इलेक्शन को बाई इलेक्शन बोला जाता है। इसका एक रीजन और भी होता है, एक प्रकार के इलेक्शन और भी होते हैं इलेक्शंस के लिए। दूसरा इलेक्शन ये होता है, दूसरा कारण ये होता है कि कई बार क्या होता है, कोई नेता किसी एक सीट से इलेक्शन लड़ा और वो जीत गया, लेकिन जीतने के बाद क्या होता है, वो वहां से उसकी किसी कारण 5 साल के बीच में कभी भी उसकी डेथ हो गई किसी कारण से, या उसका रेजिग्नेशन लिया गया किसी अन्य कारण से, तो फिर वहां पर जो इलेक्शंस होते हैं उसको भी बाय इलेक्शन बोला जाता है। तो इस तरह से इलेक्शंस में जो 3 टाइप्स के थे जो मैंने आपको बताए, एक तो थे जनरल इलेक्शन, सेकंड थे मिड टर्म इलेक्शन, और थर्ड थे जो बाय इलेक्शन। यानी बाय इलेक्शन जहां पर जो होता है बीच में अगर कोई कैंडिडेट हट जाता है अपनी जगह से, तो फिर उसकी जगह जो इलेक्शंस होते हैं, जो 3 प्रकार के मेजर इलेक्शंस होते हैं। उसके बाद हम चर्चा करते हैं चुनाव आयोग के बारे में। जो इलेक्शन कमीशन है हमारा, जो चुनावों को करवाने का काम करता है, ये चुनाव आयोग क्या होता है, ये एक निष्पक्ष संस्था होती है। क्या होती है? निष्पक्ष। ये किसी प्रकार का कोई भेदभाव, किसी की फेवर लेना, ये कोई काम नहीं करता। हालांकि चुनाव आयोग के अंदर मुख्य 3 मेंबर होते हैं, जिसमें से एक मुख्य चुनाव होता है, चुनाव आयुक्त होता है जो हेड होता है, और 2 उसके साथ अन्य उसके चुनाव आयुक्त जो होते हैं वो सहायक होते हैं, जो मिलकर सारे चुनावों की प्रक्रिया करते हैं। अब करंट के अंदर अगर मैं बात करता हूँ, मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो सुनील अरोड़ा जी है। कौन है? सुनील अरोड़ा जी। ये इस टाइम जो है हमारे चुनाव आयुक्त हैं, हमारे मुख्य जो है मेन। इनका काम क्या होता है, टोटल इनकी वर्किंग क्या होती है चुनाव आयोग की? चुनाव आयोग का सारा काम इलेक्शन से रिलेटेड जो भी है वो सारे काम चुनाव आयोग के होते हैं। नंबर इसमें से कौन कौन से कार्य होते हैं, जो वर्किंग जो है चुनाव आयोग की वो क्या क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। इनमें से क्या क्या कार्य कर सकते हैं वो? एक तो वो निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण करते हैं। जितने भी निर्वाचन क्षेत्र हैं जहां पर इलेक्शन होने हैं, वो सारे का काम करने का काम जो होता है इन्हीं का होता है। निर्वाचन क्षेत्र को निर्धारित करना, डिसाइड करना कि एरिया निर्वाचन क्षेत्र कहां पर है, किस एरिया के अंदर वोट डाले जाएंगे। पूरे देश को जो होता है, जैसे मैं अभी सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा था, 543 कॉन्स्टिट्यूशन में बांटा गया है, तो 543 कॉन्स्टिट्यूशन जो क्षेत्र है वो पूरे भारत के अंदर चुनाव आयोग का काम है उनको बांटने का, कौन से एरिया के अंदर होता है। दूसरा काम क्या होता है, ये जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, जो भी पार्टियां होती हैं, इनको चुनाव चिन्ह प्रदान करना, चुनाव चिन्ह देने का काम ये करते हैं। चुनाव चिन्ह प्रदान करना ये काम भी इन्हीं का होता है। यानी जो चुनाव चिन्ह, पॉलिटिकल पार्टी को चुनाव चिन्ह दिया जाता है। देखिए चुनाव चिन्ह भी मैं आपको बता दूं, पॉलिटिकल पार्टियां भी 2 प्रकार की मेजर पॉलिटिकल पार्टियां होती हैं। एक तो होती है जो स्थायी परमानेंट, जो राष्ट्रीय जो पॉलिटिकल पार्टी होती है, 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है राष्ट्रीय पॉलिटिकल पार्टी, जो राष्ट्र से बिलोंग करती है, जो
और दूसरी जो होती है वो क्षेत्रीय पॉलिटिकल पार्टी होती है, जो किसी भी एक विशेष क्षेत्र से, एरिया से इलेक्शन जो है वो लड़ती है। जैसे राष्ट्रीय पॉलिटिकल पार्टीज की मैं बात करता हूं, तो राष्ट्रीय पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसमें कांग्रेस आती है, बीजेपी आती है, बसपा आती है। इस तरह से ये बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां जो पूरे देश के अंदर इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करती हैं। दूसरी होती है क्षेत्रीय पार्टियां आती हैं जो एक विशेष राज्य से, जैसे पंजाब से अगर मैं बात करता हूं तो अकाली दल है, ये एक क्षेत्रीय पार्टी है, अकाली दल है। हरियाणा से जो है तो INLD है, ये क्षेत्रीय पार्टियां हैं। तो इनको जो है राष्ट्रीय अपना जो चुनाव चिन्ह प्रदान करने का काम करने का कार्य है, वो जो है वो चुनाव आयोग का ही मुख्य कार्य होता है। जैसे अब मैं बात करता हूं तो राष्ट्रीय पार्टियां जो लगातार लंबे समय से राष्ट्रीय पार्टियां बनी हुई है, जैसे कांग्रेस है, कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है? हाथ का पंजा है। बीजेपी का क्या है? बीजेपी का कमल का फूल है। तो इसी तरह बसपा है, बसपा का हाथी का है चुनाव निशान। तो ये तो फिक्स है। क्यों फिक्स है? क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियां भी जो है दो प्रकार की मैंने आपको बता दी। इसमें भी होता है, क्या होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टी लगभग अपने एरिया से 6% वोट बैंक जो है हासिल करती रहती है, उसका चुनाव चिन्ह बरकरार रहता है। जो 6% से कम वोटिंग रहती है या सीटें कम जीतती है, तो उस पॉलिटिकल पार्टी की मान्यता रद्द हो जाती है और फिर उसको नया नाम देकर नए सिंबल के साथ वो काम करवाने का काम जो होता है चुनाव आयोग का होता है। या कई बार कोई पॉलिटिकल पार्टी नई बनती है और नई पॉलिटिकल पार्टी जब बनती है तो उसको चुनाव चिन्ह देने का काम भी चुनाव आयोग का होता है। तीसरा है, ये क्या करते हैं? बैलेट पेपर तैयार करवाना। बैलेट पेपर तैयार करवाना। अब अगर इलेक्शंस होते हैं तो उसके साथ जो होता है बैलेट पेपर तैयार करवाने का काम भी जो होता है वो किसका होता है? चुनाव आयोग का मुख्य काम होता है। क्योंकि बैलेट पेपर जिसके ऊपर स्टैंप लगती है, आजकल जो है इलेक्शन जो होते हैं वो ईवीएम के द्वारा होते हैं। ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसके द्वारा आजकल बटन दबाकर जो होता है अपना वोट पोल किया जाता है। पुराने टाइम में बैलेट पेपर होता था, तो बैलेट पेपर के साथ जो होता है वो लोग उस पर स्टैंप लगाकर अपना वोट तैयार करते थे। तो एक वो भी बड़ा कारण था। उसके बाद जो है चुनाव आयोग के कार्य में चुनाव की तिथि और दिन निर्धारित करना, यह भी एक चुनाव आयोग का मुख्य कार्य होता है कि जब कहीं किसी एरिया के अंदर इलेक्शन होने हैं। देखिए, पूरे देश के अंदर इलेक्शन एक साथ नहीं होते हैं, हमेशा कुछ चरणों में, कुछ पार्टीशन में करके उसको डिवाइड करके बांटा जाता है और फिर उसके अकॉर्डिंग इलेक्शन होते हैं। जैसे अगर मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करता हूँ तो कुछ स्टेट्स में 1 दिन पहले इलेक्शन होते हैं, फिर किसी के 4 दिन के बाद की डेट डिसाइड की जाती है। तो एरिया वाइज जो होता है वो उसको डिवाइड किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग उसकी तिथि और दिन जो होता है वो डिसाइड किया जाता है कि किस तरह से वोटिंग होगी और किस एरिया के अंदर कब होगी। दूसरा था पोलिंग बूथ तैयार करना। जहां पर इलेक्शन होते हैं वहां पर चुनाव आयोग का मुख्य काम क्या होता है? पोलिंग बूथ तैयार करना। पोलिंग बूथ तैयार किए जाते हैं, वो चुनाव आयोग जहां बताता है कि किस एरिया के अंदर कौन सा पोलिंग बूथ होगा, वहां पर जो होता है वोटिंग लोग करते हैं। ये लोगों की सहूलियत के लिए होता है। जैसे गांव की बात करता हूँ तो मैं हर गांव के अंदर पोलिंग बूथ तैयार किए जाते हैं ताकि गांव वालों को कहीं परेशानी ना हो जाकर के बाहर जाकर वोट करना हो। पहचान पत्र बनवाना, तो लोगों के लिए जो पहचान पत्र बनवाए जाते हैं जिसके आधार पर लोग जो होते हैं अपना वोट पोल कर सकते हैं, ये पहचान पत्र बनाने का कार्य भी चुनाव आयोग का ही होता है। प्रतिनिधियों का नामांकन करना, जो कैंडिडेट इलेक्शन लड़ते हैं उनका नामांकन होता है, नामांकन करवाया जाता है, उनका नाम रजिस्टर्ड करवाया जाता है ताकि वो जो होता है इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर सके। तो ये सारा काम जो होता है वो भी चुनाव आयोग का मुख्य काम होता है। निष्पक्ष चुनाव करवाना, चुनाव आयोग की मुख्य जिम्मेदारी क्या होती है? चुनाव निष्पक्ष होने चाहिए, किसी के साथ भी किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि अगर निष्पक्ष चुनाव नहीं होंगे तो किसी न किसी के साथ भेदभाव होता है, किसी पार्टी के साथ, किसी कैंडिडेट के साथ, तो वो देश के लिए एक अच्छा साइन नहीं है। इसलिए चुनाव आयोग हमेशा ये कोशिश करता है क्योंकि वो निष्पक्ष चुनाव कराए। देखिए, चुनाव आयोग की मैं बात करता हूँ तो इन मुख्य चुनाव आयुक्त तो दो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं इनके साथ, तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और एक बार अगर ये नियुक्त हो जाते हैं तो उसके बाद ये किसी के प्रति कोई उत्तरदायी नहीं रहते हैं, चाहे वो राष्ट्रपति है चाहे वो प्रधानमंत्री है, क्योंकि इनका काम होता है फ्री और फेयर इलेक्शन करवाना। तो इसी के लिए चुनाव आयोग जो इलेक्शन कमीशन होता है वो निष्पक्ष इलेक्शन जो होते हैं वो देश के अंदर करवाने का काम करते हैं। उसके बाद होता है जब भी कोई इलेक्शन हो जाते हैं तो उनका रिजल्ट तैयार करवाना। रिजल्ट तैयार करवाने के लिए ये क्या करते हैं? चुनाव करवाने के लिए, रिजल्ट के लिए, इन चीजों के लिए कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाती है। जो गवर्नमेंट कर्मचारी होते हैं जैसे पटवारी है, टीचर्स हैं, गवर्नमेंट टीचर्स हैं, तो उनकी ड्यूटियां लगती हैं। तो वो लोग जो होते हैं चुनाव का रिजल्ट भी घोषित करवाते हैं। तो इस तरह एक चुनाव आयोग के बहुत सारे कार्य होते हैं जहां पर इलेक्शन को जो होता है फ्री और फेयर करवाया जाता है। अब किसी भी देश में चुनाव क्यों आवश्यक होते हैं? चुनाव करवाने के लिए क्यों, क्या जरूरत होती है चुनावों की? इसके लिए मैं बता देता हूँ आपको कि किसी भी देश के लिए चुनाव करवाने की आवश्यकता क्या होती है। किसी भी देश को लोकतांत्रिक ढंग से चलाने के लिए चुनाव की आवश्यकता
होती है। क्योंकि अगर किसी भी देश के अंदर डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, वो लोकतंत्र कब होगा? लोकतंत्र तब होगा जब लोगों के पास अधिकार होगा कि हम अपने नेता को चुन सकते हैं। क्योंकि अगर अपने नेता को चुनने के लिए हमारे पास अधिकार ही नहीं है तो फिर तो वो एक डिक्टेटरशिप होगी, एक प्रकार की तानाशाही होगी। तो फिर लोकतांत्रिक ढंग से सरकार कैसे चलेगी? लोकतांत्रिक ढंग से सरकार चलाने के लिए हर व्यक्ति के पास अपना एक अधिकार होना चाहिए कि हमें जो होता है वो वोट डालकर अपने नेता को चुनने का अधिकार होना चाहिए। तो किसी भी देश को लोकतांत्रिक ढंग से, बेहतर ढंग से चलाने के लिए, क्योंकि लोकतांत्रिक जो ढंग होगा तभी काम जो होता है, सरकार जो होती है वो काम करेगी। क्योंकि लोगों के पास ऑप्शन होता है, अगर 5 साल तक वो सरकार काम नहीं करती है तो लोग जो होते हैं अगले साल बार उस सरकार को नहीं बनाते हैं, वो अपने नेता को नहीं चुनते हैं जो जिस नेता ने उसके लिए काम नहीं किया है। तो इसके लिए जरूरी होता है, और लोगों के मन में एक ये उत्साह भी रहता है कि अगर इस बार ये सरकार अच्छा नहीं कर रही तो हम अगली बार इस सरकार को हटा देंगे। और नेता के ऊपर भी एक दबाव रहता है, जो प्रतिनिधि जो लोगों ने चुनकर भेजा है, जो काम नहीं कर रहा है, तो उसके ऊपर एक प्रकार का दबाव रहता है कि अगर मैं अपने एरिया के अंदर काम नहीं करूंगा, अपने क्षेत्र के अंदर, अपने देश के अंदर काम नहीं करूंगा तो अगली बार मुझे जो है वो हटा दिया जाएगा लोगों के द्वारा। तो किसी भी देश को लोकतांत्रिक ढंग से चलाने के लिए चुनाव की अति आवश्यकता होती है। दूसरा होता है समानता का अधिकार लागू करने के लिए। देश के अंदर सभी को बराबरी का अधिकार है। आज देखा होगा आपने कि हमारे देश के अंदर जो होता है 18 वर्ष से उससे अधिक के सभी आयु वर्गों को जो होता है वो वोट डालने का अधिकार है। 18 वर्ष या उससे ज्यादा के जितने भी लोग हैं उन सभी को वोट डालने का अधिकार है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो पुरुष है, चाहे वो स्त्री है, चाहे वो काला है, चाहे वो गोरा है, जो भी है सभी को वोट डालने का अधिकार प्राप्त है। क्यों प्राप्त है? क्योंकि हमारे देश के अंदर समानता है, सभी को इक्वलिटी की नजर से देखा जाता है। तो समानता का अधिकार लागू करने के लिए, हर वर्ग का उचित प्रतिनिधित्व करने के लिए जो होता है वो लोग चुनाव करवाने की आवश्यकता होती है। उसके बाद है देश के सभी वर्गों को संसद के अंदर उचित प्रतिनिधित्व मिले। देखिए हमारा देश जो होता है एक बहुत ही ज्यादा विविधता वाला देश है, जहाँ पर अलग अलग जातियों के, धर्मों के लोग रहते हैं। तो देश के अंदर हर वर्ग को, हर धर्म को, हर जाति को जो होता है रिप्रेजेंटेटिव करने के लिए, पार्लियामेंट के अंदर पहुंचने के लिए देश को जो है चुनाव की आवश्यकता होती है। क्योंकि अगर हम देश के अंदर चुनाव ही नहीं होंगे तो ये जो अल्पसंख्यक लोग हैं या जो गरीब वर्ग है, जो वो आगे इलेक्शन लड़ेगा ही नहीं तो वो जीतेगा कैसे? इसके लिए स्पेशली हमारी सरकार ने क्या कर रखा है, रिप्रेजेंटेटिव, ये जो रिजर्वेशन कर रखी है स्पेशली इन लोगों के लिए आरक्षण दे रखा है। और उस आरक्षण के अकॉर्डिंग जो होते हैं हर वर्ग जो होता है देश के अंदर वो पार्लियामेंट में पहुंचता है और अपने वर्ग के लिए, हित के लिए कार्य करता है। चुनाव किसी भी देश की तरक्की और उन्नति के लिए आवश्यक होते हैं, क्योंकि अगर चुनाव होते रहेंगे तो लीडर्स जो भी हैं, जो नेता जो चुने जाएंगे, उनके मन में एक फियर रहेगा कि हमें हटाना दिया जाए। तो इसके लिए वो देश के लिए और लोगों के लिए अच्छा कार्य करेंगे। तो एक ये भी बड़ा कारण है। और लोगों को जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए भी चुनाव की आवश्यकता होती है, क्योंकि लोग जो होते हैं जिम्मेदार बनेंगे जब उनको वोटिंग का अधिकार मिलेगा। क्योंकि उनको पता होगा कि मेरी एक जिम्मेदारी है, मेरा एक ये सांस है जिसकी वजह से जो है मैं नेता को चुनकर भेज रहा हूँ, वो देश के लिए काम करेगा। तो इसलिए एक जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए भी जरूरत होती है। उसके बाद इसी चैप्टर के अंदर एक टॉपिक है सार्वभौमिक वयस्क मतदान, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज। मीन्स क्या होता है, इसमें जितने भी 18 वर्ष या उससे अधिक के जो भी लोग होते हैं उनको बिना किसी प्रकार के भेदभाव कौन सा, रंग के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर नहीं होता। किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता इन आधारों पर, और उसको वोट डालने का अधिकार दिया जाता है। यही सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार होता है। भारत के अंदर भी यही अधिकार जो है वो लागू है। 18 वर्ष उससे अधिक के लोग जितने भी हैं वो सभी वोट डालने का अधिकार रखते हैं। ये सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार सबसे पहले विश्व के अंदर न्यूजीलैंड देश ने शुरू किया था, और उसके बाद से आज लगभग विश्व के हर देश के अंदर जो है इसको लागू किया गया, जहाँ पर 18 वर्ष उससे अधिक के जितने भी आयु वर्ग के जो लोग हैं वो किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना वोट डाल सकते हैं। तो ये था मेरा टॉपिक आज का, जो इलेक्शन से रिलेटेड था, चुनाव से रिलेटेड था। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा, और इसकी किसी भी प्रकार की किसी क्वेरी के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। तो आने वाले टाइम के अंदर मैं आगे भी इसी तरह से अपनी वीडियोस जो है वो बनाता रहूंगा और आप तक शेयर करता रहूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको प्लीज लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।